हेलो। हमने आगे वाले पार्ट में जो पहला पार्ट था उसमें विदेश व्यापार की चर्चा की। उसके बाद में भारत का विदेश व्यापार और हम अभी ये दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस पेमेंट। भुगतान संतुलन का अभिप्राय किसी देश द्वारा विश्व के दूसरे देशों के साथ किए गए आर्थिक लेन-देन का लेखांकन होता है। विदेश व्यापार के कारण प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ अधिक आदान-प्रदान करता है, अतः प्रत्येक देश को अन्य देशों को कुछ भुगतान करने पड़ता है तथा कुछ भुगतान प्राप्त भी होते हैं। उन्हीं प्राप्तियों एवं भुगतानों का अंतर भुगतान संतुलन कहलाता है। हेबलर के अनुसार भुगतान संतुलन से तात्पर्य किसी दी हुई अवधि में विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बेची गई मात्रा है। हिंडलबर्ग के अनुसार एक देश का भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों तथा विदेशियों के मध्य हुए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है। यानी कि एक देश में जो देश के निवासी रहते हैं वो दूसरे देश के साथ जो व्यापार करते हैं उसका जो आर्थिक संतुलन आर्थिक लेती देती का जो संतुलन होता है उस ये भुगतान संतुलन में आता है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में। भुगतान संतुलन के अंतर्गत दो खाते सम्मिलित किए जाते हैं। एक है चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। चालू खाते में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मुद्दे शामिल होते हैं। दृश्य मुद्दों के अंतर्गत में वस्तुओं का लेन-देन तथा अदृश्य मुद्दों के अंतर्गत सेवाएं, पर्यटन, चिकित्सा आदि तथा अवतरण आय आदि शामिल है। ये खाते लघुकालीन प्रकृति के होते हैं तथा इनमें लेन-देन बार-बार होता है। जैसे कि हमने दूसरे देशों में से मेडिकल सुविधा ली, वो चालू खाते में आता है और जो ट्रैवलिंग के लिए हम फॉरेन में गए, दुबई में गए, वो भी चालू खाते में उसके जो लेन-देन होती है वो आती है। पूंजी खाता यह दीर्घकालीन प्रकृति का होता है। पूंजी खाता लेन-देन को पूंजी खाते के अंतर्गत रखा जाता है। उसके अंतर्गत विदेशी निवेश, विदेशी कर्जे, बैंकिंग जमा, एनआरएस जमा इत्यादि शामिल होते हैं। देश के भुगतान संतुलन के खाते में बाईं ओर उन मुद्दों को दिखाया जाता है जिनसे विदेशों से भुगतान प्राप्त होता है तथा दाईं ओर उन मुद्दों को दिखाया जाता है जिसके लिए विदेशी भुगतान किया जाता है, विदेशों को भुगतान किया जाता है। भुगतान संतुलन के प्रकार। प्रतिकूल भुगतान संतुलन, दूसरा है अनुकूल भुगतान संतुलन और संतुलित भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन जब अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों से कम होती है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए स्वर्ण या विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है या अल्पकालीन ऋण लेने पड़ते हैं। अनुकूलन संतुलन अनुकूलन भुगतान संतुलन जब अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियों अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों से अधिक होती है, यानी कि हमारी आयात से ज्यादा निकास होती है, तब उनसे अनुकूलन भुगतान संतुलन कहा जाता है। इस स्थिति में देश को विदेशों से स्वर्ण अथवा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। संतुलित भुगतान संतुलन जब विदेशों से होने वाली प्राप्तियां विदेशी भुगतानों के बराबर होती है तो उससे संतुलित भुगतान संतुलन कहा जाता है। भारत का भुगतान संतुलित प्रतिकूल होने के कारण मशीनों का आयात। द्वितीय विश्व युद्ध तथा औद्योगिकीकरण के बाद भारत में अधिक मूल्य की मशीनों का आयात करना पड़ा, अतः भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया। यानी कि मशीनों भारत में नहीं होती तो मशीनों ज्यादा महंगी आती तो वो विदेश से आयात करनी पड़ती है। भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी ना तब, इसलिए युद्ध सामग्री का आयात। पड़ोसी देशों से अपनी रक्षा करने के लिए भी भारत को विदेशों से अधिक मूल्य की युद्ध सामग्री का आयात करना पड़ता है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है
पाकिस्तान और चाइना, उसके सामने हमें युद्ध सामग्री का आयात करना पड़ता है। जैसे कि हम फ्रांस से रफाल लिए है और रशिया से S-40 डिफेंस सिस्टम लिया है। अभी तो हमारे देश में भी DRDO द्वारा अच्छे अच्छे हथियार बनाए गए हैं। निर्यात में कभी तिलहन, चाह एवं कच्चे लोहे की मांग विदेशों में कम होने के कारण भारत से इनके लिए निर्यात में कमी आई है। विदेशी तथा घरेलू कीमतों में अंतर। अनेक वस्तुओं की कीमतें भारत के घरेलू बाजार में विदेशी बाजारों की अपेक्षा अधिक है। इस कारण आयात में वृद्धि एवं निर्यातों में कमी आई है। दूतावासों पर खर्चा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने के लिए वहां दूतावास खोलने पड़े, जिन पर अधिक खर्चा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। पूर्व के वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने का कारण आयात का मूल्य बहुत ही बढ़ गया है। इस कारण भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है। विदेशी ऋणों पर ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार की ब्याज की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। विदेशी ऋणों के बढ़ते ऋणों के कारण ब्याज का भार भी बढ़ गया है। इस कारण भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है। खाड़ी युद्ध। इराक तथा अन्य देशों में होने वाले युद्ध का भारत के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई तथा दूसरी ओर विदेशों में बसे हुए भारतीयों द्वारा भारत को भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा बंद हो गई। सोवियत संघ का विघटन। भारत का अधिकतम व्यापार सोवियत संघ यानी कि रूस से होता है, रूस के साथ होता था। उसके विघटन का देश के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के उपाय। निर्यातों को प्रोत्साहन, उत्पादन में वृद्धि, व्यापारिक समझौते, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, मुद्रा अस्फीति करना। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमने अभी राम मंदिर की बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी बन जाएगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं और हमने वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो सरदार पटेल की मूर्ति है वो भी बनाई। ऐसे हम विदेशी टूरिस्ट को आकर्षित कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे निर्यात को प्रोत्साहन। संतुलन के प्रतिकूल होने पर इसमें सुधार हेतु निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जाता है। निर्यातों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातों पर से विभिन्न करों को हटा देना चाहिए। निर्यात किए जाने वाले सामान का उत्पादन करने वाले उद्योगों को कच्चा माल तथा परिवहन सुविधाएं कम लागत पर प्रदान की जानी चाहिए। निर्यातों को बढ़ाने के लिए कम खर्च हो पर जो पोर्ट के जो बंदरगाह है वहां तक सामान पहुंचाने के लिए अच्छी परिवहन की सुविधाएं करनी चाहिए, जिससे निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में वृद्धि। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाले मुख्य सामान जैसे चाय, कॉफी आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, भुगतान में अनुकूल को असंतुलन को दूर करने के लिए विदेश अवधियां विदेशी अदमिया तथा बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में पूंजी लागत के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यापारिक समझौते। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने तथा निर्यातों में वृद्धि है तो दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए जाने चाहिए। भारत ने अनेक देशों के साथ गेट के प्रावधान के तहत समझौते किए हैं। विदेशी के पर्यटकों को आकर्षित करना। हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं तो हमारे देश में आए आते। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी पर्यटकों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। अवस्पति। मुद्रा अवस्पति का अभिप्राय देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं के मूल्य में कमी करना है। अतः भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं विदेशियों को सस्ते दामों में पर्याप्त होगी, परिणाम स्वरूप निर्यात में वृद्धि होगी। आयात पर रोक। विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं में
कमी की जानी चाहिए। इसके लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। विलासितापूर्ण वस्तुओं के आयातों पर प्रतिबंध लगाना, आयातित वस्तुओं का देश में ही उत्पादन करना, वस्तुओं के उत्पादन कोटे को निर्धारित करना, नए आयातों पर कर लगाना तथा पुराने आयातों पर करों में वृद्धि करना। आयात प्रतिस्थापन, सामान्य शब्दों में विदेशों से मंगवाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर जब घरेलू वस्तुओं के उत्पादन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति को आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। इसके द्वारा भी संतुलन को अनुकूल किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन को दो भागों में विभाजित किया जाता है: साधारण प्रतिस्थापन आयात प्रतिस्थापन के लाभ और वैकल्पिक प्रतिस्थापन के लाभ। आयात प्रतिस्थापन के लाभ, आयात बलों में कमी, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का घरेलू विकल्प खोजे जाने के कारण विदेशों पर रहने वाली निर्भरता में कमी आती है तथा इससे देश के आयात बिलों में भी कमी आती है। औद्योगिकरण एवं रोजगार को प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन के कारण देश में औद्योगिकरण को विकास एवं प्रोत्साहन मिलता है। इससे देश के रोजगार में वृद्धि होती है तथा विकास की गति में तीव्रता आती है तथा देश में अतिरिक्त रोजगार के अवसर का सृजन होता है तथा बेरोजगार में कमी आती है। विदेशी विनिमय की समस्या का हल, आयात बिलों में कमी होने के कारण विदेशी मुद्रा की बचत होती है जिससे विदेशी विनिमय की समस्या का समाधान होता है। आत्मनिर्भरता में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन से देश में विनिमय वस्तुओं का आयात न करने के उत्पादन किया जाता है जिससे देश में आयात आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। अन्य लाभ, उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी है। भारत के घरेलू उद्योगों का विकास हुआ है। नवीन तकनीकी अपनाने के से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। प्रतिस्थापन के फलस्वरूप निर्यात की मात्रा में मूल्यात्मक आकार में वृद्धि हुई। महंगी वस्तुओं का देश में ही उत्पादन होता है। अभी भारत देश शस्त्रों के बारे में थोड़ा आत्मनिर्भर हुआ है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा आत्मनिर्भर हुआ है। भारत ने खुद की ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जो अभी दूसरे देशों के पास से शस्त्र नहीं खरीदने पड़े। तो ऐसे ही भारत भी आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी बोल रहे हैं ये नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ो और नए स्टार्टअप शुरू करो। ऐसे ही फॉरेन ट्रेड बैलेंस ऑफ